Hi guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Today let us give finishing touch to chemical kinetics by doing some numericals. Some a few things about different things, different topics we have covered. First of all, examples of zero order reaction. कुछ ऐसी एग्जाम्पल हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं. देखो, फोस्फीन गैस, एचआई गैस, अमोनिया गैस को अगर हम कोई मेटल कैटलिस्ट के ऊपर डिकम्पोज करते हैं तो उनके एलिमेंट वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल होते हैं. यहाँ PS3 की पावर 1 हो गई, यहाँ पर R इज इक्वल टू के, HI की पावर 0 हो गई. यहाँ पर अगर हम बात करें तो R इज इक्वल टू के, NH3 की पावर 0 हो गई. और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, तो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के. ये तीनों है गैसेस का मेटल के ऊपर डिकम्पोजिशन और ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो यू कैन मेक ए नोट कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन metal surface decomposition of gases on metal surface is zero order reaction. कब? Generally on metal surface decomposition of gases, और गैसेस क्या होनी चाहिए? हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर के ऊपर अगर हम डिकम्पोज करेंगे गैसेस को रखते हुए, इन गैसेस का हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर रखते हुए डिकम्पोजिशन करेंगे तो जनरली जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर आल्सो जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. तो डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटालिक सरफेस इनटू कांस्टेंट एलिमेंट एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं. ये मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये एग्जाम्पल बताने का एक ही ऑब्जेक्टिव है क्योंकि कभी कभी नीट जैसे एग्जामिनेशन में, जेईई मेन जैसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम बहुत सारी, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 देखा आपने, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखा, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर देखा. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और केन शुगर दोनों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल थे, तो फर्स्ट ऑर्डर ही हो गए इफेक्टिवली. फिर अगर हम बात करें N2O5 का डिकम्पोजिशन इनटू O2N2, डाइएजो एजो एल्केन का डिकम्पोजिशन भी, ये सब एग्जाम्पल थे. अमोनियम नाइट्राइड का बहुत सारे एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ऑर्डर में वैसे लिए. Cl2O7 का एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में भी लिया था. Cl2 प्लस O2 में ClO2 प्लस O2 में टूटता है, तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल था. फर्स्ट ऑर्डर इसको बोलते हैं, ये जनरल नेम होता है, जैसे यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल है तो मीथेन का एल्काइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे एजोमीथेन. क्या बोलेंगे? एजोमीथेन. आर का मतलब मिथाइल हो गया तो, और इसका इथेन से इथाइल बना तो इसको बोलेंगे एजोइथेन. और दोनों जगह अगर आपका बेंजीन आ गया, फिनाइल रिंग आ गया तो हम बोलेंगे एजोबेंजीन. इस तरह नाम होता है. तो ये क्या है? आइसोप्रोपाइल है तो इसको बोलेंगे एजो आइसोप्रोपेन. क्या बोलेंगे? एजो आइसोप्रोपेन. गैसियस होता है, डिकम्पोजिशन करते हैं तो N2 गैस हमें मिलती है C6H14. ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है और ये बिल्कुल उसी तरह इसके रिएक्शन करवाएंगे. हमने पढ़ा था N2O5 इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 में NO2 प्लस हाफ O2 गैस, और इसमें आपने पढ़ा था V इंफिनिटी डिवाइड बाई V इंफिनिटी माइनस VT. ये रिलेशन आपने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड का, तो यही रिलेशन आप यहां पर भी लगा सकते हो. ठीक है, V इंफिनिटी डिवाइड बाई V इंफिनिटी माइनस VT, द सेम यू कैन अप्लाई हियर एज वेल. ये है नाइट्रोजन पे क्लोरो है तो N क्लोरो एसिटानिलाइड, इसको क्या बोलेंगे हम? N क्लोरो एसिटानिलाइड. ये हो गया N क्लोरो एसिटानिलाइड, इसका आपका नाम होता है एसिटानिलाइड. ये हो गया पैराक्लोरो एसिटानिलाइड, तो N क्लोरो की बजाय पैराक्लोरो एसिटानिलाइड हो गया.
ये आपका एसिटानिलेट या एसिटानिलाइड होता है, ये पैराक्लोरो एसिटानिलेट या निलाइड हो गया। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ये तो हम ले ही चुके हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। मेथड टू मॉनिटर रिएक्शन प्रोग्रेस में भी इसका एग्जांपल लिया था। ये भी हम न्यूमेरिकल में ले चुके हैं। अमोनियम नाइट्राइड को अगर हम हीट करें तो वी हैव टेकन प्रेशर मेजरमेंट मेथड, प्रेशर चेंज मेथड ऑफ मॉनिटरिंग रिएक्शन प्रोग्रेस, उसमें इसका एक न्यूमेरिकल लिया था। और ये तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल हैं, आपको डायरेक्टली में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के एग्जांपल आपको पूछ लेंगे। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है, टी हाफ 1000 हर्ट्ज है और टी हाफ सेकेंड रिएक्शन का 10 मिनट्स है। ये 1000 आवर्स मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट हो गया, और ये मात्र 10 मिनट है, ये आपका 60,000 मिनट्स हो गया। आपको पूछा है बी और सी के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे आफ्टर 1000 आवर्स। तो इसके हाफ लाइफ के बाद एक का हाफ लाइफ पीरियड 1000 आवर्स, एक का हाफ लाइफ पीरियड 1000 आवर्स है, मतलब एक का जो भी इनिशियल, हाँ इनिशियली एक चीज मेंशन नहीं की है, इसका स्टार्टिंग में 2 मोल लिया है, क्या 2 मोल्स बिगिनिंग में लिया है, और बी और सी बिल्कुल नहीं है। तो इसका रेट कांस्टेंट में K1 बोल देता हूं, K2। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसका हाफ लाइफ पीरियड दे दिया तो K1 आ जाएगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड तो K2 आ जाएगा। स्टार्टिंग में एक के 2 मोल लिए हैं और बी और सी स्टार्टिंग में 0 है। आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी एंड सी आफ्टर 1000 आवर्स। कुछ टाइम के बाद 1000 आवर्स के बाद ए बी सी का कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसमें मोल्स ऑफ पार्टिकल नहीं पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे हैं। तो जहां मोलरिटी की बात करते हैं वहां पर मोल्स ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल को भी बात कर सकते हैं। वेरी इजीली वी कैन डू कैलकुलेशन यूजिंग दैट। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो K1 K2, तो सबसे पहले K1 निकालते हैं हम लोग। K1 क्या हो गया 0.693 डिवाइड बाय, उसको मिनट में पुट करेंगे 60, तो ये मिनट इनवर्स में आ जाएगा K1, है ना। K2 देखो तो 0.693 डिवाइड बाय 10, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका हाफ लाइफ पीरियड 60,000 मिनट है, इसका 10 मिनट है। कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, हाफ लाइफ पीरियड में तो ये बहुत ही ज्यादा है। अगर फर्स्ट रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट बहुत कम होगा कंपैरेटिवली। देख लो, इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि K1 की वैल्यू K2 के सामने इग्नोरेबल है, यानी कि वो स्पेशल केस आ गया, आपका स्पेशल केस आ गया। ध्यान होगा आपको, केस 2 हमने लिया था सीक्वेंशियल रिएक्शन में कि वैल्यू ऑफ K1 इज लेस देन K2। K2 ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो है, तो B तो जैसे ही बनेगा तुरंत C में चला जाएगा, तुरंत C में चला जाएगा। तो B हरदम टेंडिंग टू 0 रहेगा, स्टार्टिंग में एक बार मैक्सिमम जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। आपको 1000 आवर्स के बाद A B C तीनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं। स्टार्टिंग में इसके 2 मोल पार्टिकल है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल है A के। ओके, इसके 2 मोल्स हैं, इस सब को हम लोग हटा देते हैं चाहे तो। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में इसमें 2 Na पार्टिकल हैं, 0 और 0 है, T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू T पे 2 Na माइनस x पार्टिकल होंगे, तो इसके x पार्टिकल होंगे और इसके x में से कुछ y चले जाएंगे तो इसके y रहेंगे। x माइनस y टेंड्स टू 0, वो तो हमें पता है, व्हाटएवर भी वो हम लोग देखते हैं। x पार्टिकल है, x माइनस वाई और y ऐसे भी लिख दो अभी फिलहाल। ये स्पेशल केस है। तो इस केस में क्या था हमारा, एक की कॉन्सेंट्रेशन या एक के पार्टिकल बोल दो किसी भी टाइम पे क्या थे, जो एक के इनिशियल लिए e की पावर माइनस K1t। अच्छा, b की क्या थी, अगर आपको ध्यान हो तो डायरेक्टली देख सकते हो, b के a नोट K1 बाई K2
ए नॉट K1 बहुत छोटा है आपका, तो e की पावर माइनस K1t ये था आपका, ठीक है, K1 बहुत छोटा है। C का किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था, C का कॉन्सेंट्रेशन था आपका C, ये A नोट है, B तो थोड़ा चला गया, तो मान लीजिए इसी से यही बन रहा है, तो A नोट e की पावर माइनस K1t ही हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था A नोट 1 माइनस e की पावर माइनस K1t, ये आपका C का था। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गए थे आपके। ये खुद A है आपका, देखो तो इधर है ना, K1 इधर कर दूं तो A नोट उधर ले जाऊं, ये खुद A है। यानी कि AT BT CT को अगर हम A ही लिखें तो ये क्या है, K1A किसी भी टाइम पे इज इक्वल टू K2B उसी टाइम का B। इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख पाते हैं। देखो A का किसी भी टाइम पे अमाउंट ये है आपका, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो बताओ 1000 आवर्स है इसका हाफ लाइफ पीरियड, तो कैलकुलेशन 1000 आवर्स में इसके 2 मोल के कितने मोल रह जाएंगे, 1 मोल रह जाएंगे इसके। इसको x y की बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ A पार्टिकल है, यहाँ पर B के कुछ पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ C पार्टिकल। देखो भाई साहब, अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल में ही बात कर लेता हूं डायरेक्टली। तो कितने A के पार्टिकल हैं, स्टार्टिंग में A के कितने पार्टिकल थे, वो n नोट बोल देता हूं, n नोट थे, है ना। तो इस टाइम पे इसको क्या बोल दूंगा, n ऑफ A पार्टिकल, इसको n ऑफ B पार्टिकल, डायरेक्टली वैसे ही बोल दो। तो कितने B के पार्टिकल हैं, कितने C के पार्टिकल है, कॉन्सेंट्रेट हो जाए नंबर ऑफ, तो ये n नॉट e की पावर माइनस k, डायरेक्टली इसी से हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, n नॉट A माइनस A n नॉट 2 मोल है, अभी कितने हो गए, Na पार्टिकल 1000 आवर्स इसका हाफ लाइफ पीरियड है A का, मतलब इसके 2 मोल थे तो 1 मोल चले गए होंगे, तो यहाँ पे कितने मोल होंगे, 1 मोल बचे होंगे। ये बात तो पक्का है, 1000 आवर्स मतलब इसका आधा हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 मोल। 1 मोल यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 मल्टीप्लाइड बाई Na हो गई, एवोगैड्रो नंबर। तो Na इसकी वैल्यू तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ A पार्टिकल्स कितने हो गए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गए, ठीक है। दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट फॉर 23 पार्टिकल्स रहेंगे A के। तो हम B की बात कर लेते हैं। जब A की वैल्यू कितनी आ गई, Na एवोगैड्रो नंबर हमने बोल दिया, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, Na को एवोगैड्रो नंबर हम लोग बोल रहे हैं, तो A को क्या बोले फिर, Na एवोगैड्रो नंबर को आप ये 2n नॉट ही बोल दो एवोगैड्रो नंबर को, ना कंफ्यूजन नहीं होगा। 2n नॉट माइनस x इज इक्वल टू n नॉट, यहाँ पे हम n नोट क्या बोल देते हैं, n नोट क्या है हमारा, n नोट एवोगैड्रो नंबर है हमारा। एक्चुअली Na से कंफ्यूजन हो रहा है, Na को एवोगैड्रो नंबर बोल रहे हैं, Na को नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A बोल रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर को हम n नोट से डिनोट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में 2 मोल ऑफ एटम है तो 2n नोट, अब n नोट माइनस x ये हो जाएगा। अब n नोट माइनस x इसका हाफ लाइफ पीरियड के बराबर टाइम है, तो A का 2 मोल थे तो 1 मोल बच गए, यानी कि 2n नोट पार्टिकल थे n नोट पार्टिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, n नोट, तो x की वैल्यू भी आ गई आपकी n नोट ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ A पार्टिकल कितने हो गए अभी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A इस टाइम पे, Na एवोगैड्रो नंबर नहीं है, n नोट एवोगैड्रो नंबर है, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये n नोट हो गया नंबर ऑफ A पार्टिकल्स। तो डायरेक्टली Na की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी,
एन नोट आ गई, एन नोट मतलब नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये तो हो गया, इतने पार्टिकल ए के रह गए, पर बी और सी के भी निकालने हैं। अब इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1 मोल, तो K2 और K1, K1 K2 की वैल्यू आप लोग जानते हो। K1 की वैल्यू कितनी है, पुट कर दीजिए 0.693 डिवाइड बाई 60,000, ये एन नोट है, ठीक है। K2 की वैल्यू कितनी है 0.693, 693 लिखना चाहिए था, डिवाइड बाई 10, और नंबर ऑफ बी पार्टिकल आ जाएंगे इस टाइम पे। तो 0.693 के साथ खेलने चला गया। एनपी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से 10 खेलने चला गया। दिस इज एनपी की वैल्यू इज एन नोट डिवाइड बाई 6000, 10 से गया तो 6000 बच गया। इसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 डिवाइड बाई 6000, तो ये 1000, तो 10⁻20 एटम्स ऑफ बी रह गए फाइनली। ए की वैल्यू कितनी है, ये है, बी की वैल्यू कितनी है, ये है, ठीक है। 2 आ गए। अब सी की वैल्यू और निकालनी है। अब सी तो हमारा काम हो जाएगा, ये कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सी क्या होंगे, एन नोट माइनस एन नोट e की पावर माइनस k1t। ये क्या है, इस टाइम पे Na की वैल्यू है। बताओ एन नोट इस टाइम पे Na की वैल्यू कितनी है, एन नोट इस टाइम पे Na की वैल्यू है आपकी, सॉरी ये 2n नोट हो गया, 2n नोट, तो 2n नोट माइनस 2Na, n इज इक्वल टू क्या था रिलेशन आपका C का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितनी हो गई, आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो वैसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितनी हो गई, कितना A का इनिशियल है ना, A नोट 1 e की पावर माइनस k2t, है ना। स्टार्टिंग में 2n नोट था, 1 e की पावर माइनस k1t, ये 2n नोट हो गया, ये 2n नोट e की पावर माइनस k1t, ओके। इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, n नोट हो गई है इसकी वैल्यू, तो 2n नोट माइनस n नोट इज इक्वल टू n नोट, तो नंबर ऑफ C पार्टिकल भी n नोट हो गए हैं आपके। तो A कितने हो गए n नोट, C भी n नोट, और B कितना हो गया 10⁻20। अब आप बोलोगे कि भाई कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ए सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी आपकी, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये थी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस k1t, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही क्या है, ए की अभी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो बताओ यहां कॉन्सेंट्रेशन बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल ही पुट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल में बात की गई है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सी कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए एट t इज इक्वल टू 0 माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए अभी कितने हैं, बताओ स्टार्टिंग में कितने थे, 2 मोल थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, अभी कितने हैं 1 मोल है, 1 मोल है, तो कितने पार्टिकल सी के इस टाइम पे होंगे nc। अब आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली व्हाट आई मीन टू से। क्वेश्चन ये टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन यू हैव टू थिंक। यानी कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा K1 स्मॉलर देन K2, और फिर वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई, जहां मोलरिटी है वहां पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे, जहां मोलरिटी है वहां पर नंबर ऑफ मोल्स की आप लोग बात करोगे, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बिंदास। इसमें मैं आपसे ये पूछता कि व्हाट इज टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हो गया
K2 बाई K1 और ये हो गया K2 माइनस K1। K1 मुझे पता है, K2 मुझे पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। K1 K2 क्या है, मिनट में है, मिनट इनवर्स में है, तो टाइम किस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली मिनट में आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा अगर वो पूछा जाए तो। ऑब्जेक्टिव में सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही है। ये तो मैंने बहुत ही क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पेश किया है सो दैट यू कैन डू विद मिनिमम कैलकुलेशंस। अब देखो जल्दी से सोचने का तरीका, बी के अलावा ए और सी तो आप फटाक से यही सोच सकते हो, नंबर ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग में ए के है 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, बी और सी 0 है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, K2 इज ग्रेटर देन K1, ये बहुत फास्ट है। ये इसमें 1000 आवर्स के बाद ये 2, इसका हाफ लाइफ पीरियड है, तो 2 एन नोट से एन नोट रह गया, एक का तो एन नोट रह गया, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अब जितना इसका जाएगा बी तो नेग्लिजिबल है, टेंड्स टू 0, तो जितना ए बी में जाएगा वो सारा सारा सी में चला जाता है क्योंकि सेकंड रिएक्शन बहुत फास्ट है। तो यहां से यहाँ 1 मोल का बी में, अब वो 1 मोल के 1 मोल सी में मानो क्योंकि बी टू सी तो सटाक से चला जाता है वेरी फास्ट। मान लो बी में गया तुरंत सी में गया क्योंकि K2 बहुत बड़ा है, सेकेंड रिएक्शन बहुत फास्ट है। तो इससे 1000 आर में इसके 2 एन नोट से एन नोट चले गए बी में, उसी को मानो सी में एन नोट ही चले गए, तो मोल ऑफ सी भी 1 मोल होगा और मोल ऑफ ए भी 1 मोल होगा और बी टेंड्स टू 0 होगा। लेकिन टेंड्स टू 0 होगा तो कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली मैंने बताया था इन दोनों का रेट बराबर कर दो, किस केस में, इस केस में, तो ये हो जाएगा K1A इज इक्वल टू K2B, जहां ए और बी की मोलरिटी वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दीजिए, खासकर रेडियो एक्टिविटी में तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स ही चलेंगे, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ही चलेंगे। रेडियो एक्टिव एटम मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई और पार्टिकल, क्योंकि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम बोलो या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाइड्स बोलो, बात बराबर ही है। तो वहां पर तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे नहीं हम लोग, मोलरिटी की, केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे, तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल आप ले सकते हो डायरेक्टली। तो दिस इज द गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो पैरेलल रिएक्शन के वो याद होने चाहिए आपको, ए बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने याद करने के लिए बोली थी, और उसके अलावा ये सब कुछ आपको ध्यान रहना चाहिए, फॉर्मूलाज वगैरह, यस और नो। फॉर्मूलाज ध्यान है खासकर आपको पैरेलल रिएक्शन के और सीक्वेंशियल रिएक्शन के, ये फिजिक्स में भी पूछे जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान है तो नो फिकर नो फियर व्हेन फॉर्मूलाज आर हियर। तो दोस्तों डेरिवेशन की जरूरत नहीं है पैरेलल और सीक्वेंशियल रिएक्शन में, जस्ट फॉर्मूलाज पता है तो यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स इजीली। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम, जब टाइम बिगनिंग ऑफ रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है आर की, जब टाइम इतना हुआ तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, टाइम इतना हुआ तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटकर इतनी हो गई और टाइम इतना हुआ। तो अगर ये इस तरह कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। देखो टाइम की बात की है, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का आपस में कोरिलेशन है, तो एक बात पक्का है कि क्वेश्चन इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से किया जा सकता है। ऑर्डर डिटर्मिनेशन ध्यान होगा आपको, मैंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन में आपको 4-5 मेथड बताए थे। एक था इनिशियल रेट मेथड जिसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी की थी, दूसरा था आपका हाफ लाइफ मेथड, वो भी हम कर चुके, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर n-1 nth ऑर्डर रिएक्शन के टाइम हम लोग कर चुके हैं। और तीसरा था ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड, उसमें एक रिएक्टेंट को आइसोलेट कर देते हैं कीपिंग ऑल द अदर रिएक्टेंट्स इन एक्सेस। एक रिएक्टेंट को लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं और बाकी सब रिएक्टेंट को हम क्या ले लेते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं। तो ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में हम वैसे करते हैं, और एक बार सब रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया एक को छोड़कर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी थोड़ी चेंज करेंगे तो अपने आप आपको ऑर्डर निकल जाएगा, जस्ट उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में इनिशियल रेट मेथड का निकला था। तो उसके न्यूमेरिकल आप लोग कर लोगे, आई एम कंफर्म, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या करते हैं मैं फिर बता देता हूं, AA प्लस BB, मैंने डिस्कस भी किया था इसका फंडा, इससे प्रोडक्ट कुछ बन रहे हैं, तो R इज इक्वल टू K, A की पावर A, B की पावर B डैश और C की पावर C डैश। मुझे C डैश की वैल्यू निकालनी है, तो A को एक्सेस में ले लेता हूं, B को एक्सेस में ले लेता हूं,
सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो बस मुझे सी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सब रिएक्टेंट को क्या ले लो, एक्सेस में ले लो। तो एक्सेस में होगी तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तो आर क्या हो जाएगा, के डैश बोल दो, सी की पावर सी डैश। अब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। स्टार्टिंग में अगर मैं सी की कॉन्सेंट्रेशन एक्स लेता हूं, सी की कॉन्सेंट्रेशन में एक्स लेता हूं, 2x लेता हूं और रेट मेजर करता हूं, सी की कॉन्सेंट्रेशन से x और 2x लेता हूं, कुछ भी x1 लेता हूं, फिर x2 लेता हूं, फिर x3 लेता हूं, लाइक दिस। तो रेट मेरा मिलता है वो R1 मिलता है, R2 मिलता है, R3 मिलता है, तो कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा R1 k डैश x की पावर c डैश, R2 होगा तो k डैश x2 की पावर c डैश। c डैश मुझे निकालना है तो क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, R2 by R1 इज इक्वल टू x2 by x1 रेज टू पावर c डैश। R1 दे देंगे, R2 दे देंगे, x1 दे देंगे, x2 दे देंगे, c डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये होता है ओस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड में जिस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको एन फैक्टर निकालना होता है, उस रिएक्टेंट को छोड़कर बाकी सब रिएक्टेंट को हम लोग एक्सेस में ले लेंगे और उस रिएक्टेंट को थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में लेंगे। अब जैसे ए और बी एक्सेस में लिए तो ये की तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो इसको के डैश बोल दूंगा, स्यूडो रेट कांस्टेंट। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जिसकी कंसिडरेबल ली है, एक्सेस में नहीं ली, जिसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है यहाँ पर सी, उसकी मैं कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट करूंगा, अलग अलग लूंगा और रेट मेजर करूंगा एक्सपेरिमेंटली, जैसे इनिशियल रेट मेथड में मैं करता था, सेम उसी स्टाइल से कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग ली और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में रेट मेजर किया। तो जैसे ही ऐसे करोगे, वैल्यू पुट करोगे, अलग अलग रेट पुट कर दोगे, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह बाकी सब रिएक्टेंट में। तो ओस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड कोई नई चीज नहीं है। ओस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड में हम एक रिएक्टेंट को आइसोलेट कर देते हैं बाय टेकिंग ऑल अदर रिएक्टेंट्स इन एक्सेस इन कंपैरिजन ऑफ दैट रिएक्टेंट जिसका ऑर्डर निकालना है, और फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम अलग अलग लेकर रेट मेजर करते हैं और हमारा काम ऑर्डर डिटरमिनेशन का हो जाता है। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन टाइम अगला भी ये आईआईटी से 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑर्डर निकालना है। तो फिर क्या क्या थे, ओस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड थे, इनिशियल रेट मेथड था, हाफ लाइफ मेथड था, तीनों हम लोग कर चुके हैं। एक मेथड और हम इनडायरेक्टली कर चुके हैं इवन, वो है इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन, बस उसी के ही न्यूमेरिकल हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब नाम समझ में आता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज होगी। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलते हैं, आपके सिलेबस में कौन से ऑर्डर का न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड नंबर पे चांसेस किसके हैं, जीरो ऑर्डर के, थर्ड नंबर पे चांसेस किसके हैं, सेकंड ऑर्डर के, और दूसरे ऑर्डर का न्यूमेरिकल आएगा उसके चांसेस हैं पर बहुत बहुत कम है, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे बाकी सब ऑर्डर के चांसेस बहुत बहुत कम है डेफिनेटली। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ट्राई करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का कोरिलेशन मतलब इंटीग्रेटेड, तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को हिट करो, ट्राई करो इसको। अगर उससे सारे डेटा से रेट कांस्टेंट बार बार वही आ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेट अस ट्राई, लेट अस अस्यूम हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोला, क्योंकि एक ऑर्डर को हम हिट करेंगे, ट्राई करेंगे, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो दूसरे ऑर्डर को ट्राई करेंगे। सबसे पहले कौन से ऑर्डर को ट्राई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। हिट एंड ट्रायल मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेना। तो ये आर रिएक्टेंट है, हम जनरली क्या लेते हैं, ए गिविंग प्रोडक्ट, तो ए की बजाय हम लोग आर लेते हैं, आर की बजाय ए लेते हैं, हमारा ट्रेंड ये है, बट डज नॉट मेक डिफरेंस। तो बच्चों क्या हो जाएगा इधर, K इज इक्वल टू 2.303 या फिर ln ही कर लीजिए 1/t ln, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है ना, assume order of reaction to be first order, ठीक है। इसको क्या बोल दूंगा मैं, R नोट बाई आर टी बोल दूंगा, ठीक है, रिएक्टेंट R है तो R नोट की वैल्यू तो 1 मोलर हो गई, ये T1 टाइम है तो AT1 हो गया, ये T2 टाइम है तो AT2, ये T3 टाइम है तो AT3,
अलग अलग टाइम, 3 टाइम दे रखे हैं, T1 T2 T3, कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसकी वैल्यू तो कितनी दे दी 1, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे RT1 T1 के की वैल्यू निकाल लूंगा, RT2 T2 फिर के की वैल्यू निकाल लूंगा, RT3 T3 फिर के की वैल्यू निकाल लूंगा। बार बार के की वैल्यू उतनी ही आती है या अप्रोक्सीमेटली उतनी ही आती है, डेसिमल में फर्क होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क हो जाए वैसे ही। तो R की वैल्यू सेम आती है, ऑलमोस्ट सेम आती है, डेसिमल में थोड़ा बहुत फर्क चलेगा कैलकुलेशन की वजह से, तो हम बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर बार बार में के की वैल्यू मैच नहीं कर रही सारे डेटा से, तो हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर ट्राई किया, बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है। यही मेथड होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्राई करते हैं। मैं T1 और ये हो गया आपका RT1 है ना, ये T इज इक्वल टू 0, ये हो गया R0, ये T2 कंसंट्रेशन हो गई RT2 ले लो ना, ये T3 कंसंट्रेशन हो गई RT3, पुट कर दीजिए। सबसे पहले मैं K1 1 बाई T1 कितना है 0.05 मिनट, तो ये K मिनट इनवर्स में निकलेगा ln 1 मोलर डिवाइड बाई कितना है 0.75। दूसरा डेटा यूज करते हैं यहाँ पे T2 RT2 और ये K2 बोल दूंगा मैं, 1 डिवाइड बाई कितना टाइम हो गया इस बार 0.12 मिनट हो गया, ln R0 तो वही है, इस बार कितनी होगी 0.4। तीसरा K3 1 बाई कितना टाइम हो गया 0.18 मिनट, ln R0 तो वही है, कितना हो गया 0.1 मोलर। K1 K2 K3 की वैल्यू अगर आप देखोगे इधर तो वैसे ही समझ में आ रहा है K1 K2 K3 की वैल्यू आसे पासे भी नहीं है, हेंस भाई RT1 T1 RT2 T2 अलग अलग ये वैल्यू पुट करोगे टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन, तो K की वैल्यू सेम आएगी, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर हो गया। तो यहां तो मैच ही नहीं हो रहा, हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। तो उसके बाद हम हीटर ट्राई मारेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। You can see these values differing quite far away from each other. These values are, मान लेता हूं let us consider order of reaction to be zero order. जीरो ऑर्डर होगा तो क्या हो जाएगी A is equal to A नोट माइनस KT, ठीक है। इसको RT is equal to R नोट बोल दो इस बार KT। अब मैं RT की वैल्यू T1 पुट करूंगा, T1 RT1 T2 RT2 T3 RT3, K की वैल्यू वही निकलनी चाहिए बार बार, चाहे उसको K1 K2 K3 बोल दो, पर K की वैल्यू सेम निकलेगी तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, क्योंकि इसमें T चेंज होगा R चेंज होगा लेकिन K उतना ही रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन विद इनिशियल कंसंट्रेशन, जो भी R नोट की वैल्यू फिक्स है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं 0.75, ठीक है भैया, और ये मेरा 1 मोलर है K और टाइम कितना हो गया 0.05, तो ये 0.25 हो गया, इसको K1 बोल देता हूं है ना, T1 टाइम के कोरस्पॉन्डिंग। तो K1 कितना आ गया 0.25 डिवाइड बाय 0.05, तो ये कितना आ गया पापा 25 आ गया, और कितनी यूनिट हो जाएगी इसकी मोलर मिनट इनवर्स हो जाएगी, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए जानते हो ना यूनिट, जो रेट की यूनिट वही रेट कांस्टेंट की यूनिट, यानी कि मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। तो मोलर में खुद मोल पर लीटर आ गया, और ये टाइम का मतलब मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में दे रखी है। T2 टाइम का डेटा सेटिस्फाई करते हैं इसी इक्वेशन में, तो कितना है 0.4 मोलर है, ये 1 मोलर है R नोट। इस बार नया K बोल देता हूं, K की वैल्यू वही आएगी तो बात बनेगी। टाइम कितना हो गया 0.12, अच्छा जी, तो ये K2 की वैल्यू कितनी होगी 0.6 डिवाइड बाय 0.12, 12 5 60 आ गई, वही दोबारा से, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। T3 का डेटा इस्तेमाल करो भाई, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन का डेटा देखते ही आपको चमकना चाहिए कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन इस्तेमाल करनी है इसमें।
T3 का डेटा कितना है 0.1 मोलर, ये तो 1 मोलर है, मान लेता हूं के, तो 0.18 हो गया मैंने। तो K3 की वैल्यू दोबारा से कितनी आ गई 0.9 बटे में 0.18, अगेन 5 मोलर मिनट इनवर्स आ गई। तो देखो K1 K2 K3 की वैल्यू सेम आई, तो इससे पूछे कि जीरो ऑर्डर है क्या, यस, बार बार K की वैल्यू वही आ रही है, तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 5 मोलर मिनट इनवर्स। देखो आईआईटी वालों ने ये क्वेश्चन दिया तो बहुत इजी कैलकुलेशन वाला दिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो के जो क्वेश्चन है वो आपको टाइम और कंसंट्रेशन का कोरिलेशन दे देंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। ये होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन में एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए, कंसंट्रेशन और टाइम का डेटा दे देंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो दे रखा है, और आपको ऑर्डर निकालना होगा। यही होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल क्यों बोलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पे ट्राई करेंगे, फिर हम जीरो ऑर्डर पे, फिर हम सेकंड ऑर्डर पे ट्राई करेंगे, सो ऑन सो एज। जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में, उसी हिसाब से हम लोग ट्राई करेंगे ऑर्डर का। इसके लिए आप पहले फर्स्ट ऑर्डर मानो, ये T1 हो गया है ना, ये A गिविंग प्रोडक्ट ही बोल दो आप, तो ये A T1 हो गया, ये T2 टाइम हो गया, तो ये कंसंट्रेशन A T2 हो गई, ये T3 टाइम हो गया, कंसंट्रेशन A T3 हो गया। तो टाइम कंसंट्रेशन इसका आप फर्स्ट ऑर्डर में ट्राई करोगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन कि इसका आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, और उससे रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो भी आएगी K1 K2 K3 टी टाइम मोमेंट का लेते हुए, तो ये A0 हो गया आपका ना, A0 AT1 AT2 एंड AT3। तो यहाँ से K की वैल्यू निकालोगे, अगर थोड़ी डेसिमल में फर्क आए तीनों से K की वैल्यू, तो उसका एवरेज लेके आप रेट कांस्टेंट का आंसर दे दोगे, अगर रेट कांस्टेंट पूछा है तो। पर यहाँ पे ऑर्डर पूछा है तो बस तीनों बार में K की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आपका आंसर फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा इधर। ओके, अब मैं कुछ बात कर लेता हूं और कुछ न्यूमेरिकल कर लेता हूं। हाँ, बैक्टीरियल फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ, कोई बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है, टाइम के हिसाब से बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन A है, या फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया A है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, T इज इक्वल टू T पे कितना होगा A माइनस एक्स या A प्लस एक्स प्लस एक्स, बढ़ रही है। तो जैसे ही टाइम 0 टू T हुआ, x की वैल्यू 0 टू x हो गई, ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है, राइट। तो A आपका बैक्टीरिया है इस टाइम पे, तो ये ग्रो करता है, वैसे तो रिएक्टेंट होता है तो घटता है, पर ये तो ग्रो कर रहा है, खुद मल्टीप्लाई होता है, बैक्टीरिया का फिजन आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करता है, यानी कि ये जितने टाइम में डबल हो रहा होगा वो टाइम फिक्स है, 1 लाख बैक्टीरिया से 2 लाख बैक्टीरिया हो रहे हो या 1 करोड़ से 2 करोड़, टाइम उतना ही लेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर की खासियत होती है, डबल होना हाफ होना सब में फिक्स टाइम होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल अमाउंट और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ए बैक्टीरिया है, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज के ए की पावर 1, यस और नो, के ए की पावर 1, तो क्या बोल देंगे इधर डी ए, इसको हम क्या बोल देंगे बैक्टीरिया की इनिशियल नंबर, ये बैक्टीरिया का किसी भी टाइम टी के ऊपर, डी ए बाई ए इंटीग्रेट कर दो,
के डी टी। बताओ जब टाइम 0 था तो ए के नंबर ऑफ बैक्टीरिया ए नोट थे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया ले लो, है ना, ए नोट और 80 नंबर ऑफ बैक्टीरिया ले लो आप। तो ए नोट नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऐसे ले लो आप, तो क्या था ना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने हैं और नंबर ऑफ बैक्टीरिया इस टाइम पे एन नोट थे, अब इस टाइम पे एन टी है ना, या एन है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन की पावर 1, ऐसे भी देख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपका डी एन बाई एन के डी टी। कितने थे बैक्टीरिया, एन नोट, अब कितने हैं, एन, 0 टू टी। तो ये आ जाएगा एन बाई एन नोट इज इक्वल टू के टी। अब एन बाई एन नोट को मैं क्या लिख सकता हूं, ये a प्लस एक्स है तो ये a हो जाएगा, हेंस के टी की रिलेशन क्या आ गई, के टी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एक्स बाई ए। ए क्या है, एन नोट की वैल्यू, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, अब कितने बैक्टीरिया हो गए, ए प्लस एक्स हो गया। तो लॉग के अंदर क्या आएगा, ए प्लस एक्स बाई एक्स आ जाएगा। जब आपका बैक्टीरिया क्या था, सॉरी रिएक्टेंट था फर्स्ट ऑर्डर में, तो a डिवाइड बाई a माइनस एक्स था, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। देखो k और t पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आने के लिए तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, तभी ln ग्रेटर देन 1 ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। तो ऊपर a प्लस एक्स बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, नीचे छोटी वैल्यू, तभी तो पॉजिटिव आ सकती है। साइन के हिसाब से अगर आप देखो तो यू कैन जज इट वेरी इजीली। तो बैक्टीरिया का ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर होता है, और डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या हो गया, ठीक है। द सेम थिंग इज एल एन एन टी बाई एन नोट। ये क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एन टी बोलो या एन बोल दो, जो भी है ना, एन टी और फिर एन, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी, एन नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एन 0, और टी टाइम पे एन टी और एन। तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियल फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन अगर आपको निकालना हो तो जनरली हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट 1 लेके चलते हैं, वी पीपल नो इट। स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है, प्रोडक्ट की तो हम बिगनिंग में 0 लेके चलते हैं, t इज इक्वल टू टी पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 80 हो जाएगी। ये स्मॉल ए है तो ये a माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग, एज सिंपल एज दैट। वहां पे प्रोडक्ट की कोफिशिएंट के अनुसार डिपेंड करता है, यहाँ पे x2 x3 x क्या आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है x की टर्म में, प्रोडक्ट की डिपेंड करता है प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है। तो ये सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर तो हम मान के चल रहे हैं, तो r क्या हो गया, a की पावर 2 बिगनिंग में, और क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी 1/1 a की पावर 2, ये dA हो गया a की पावर 2 हो गया, माइनस के dt हो गया, इंटीग्रेशन करो 0 टू t a नॉट टू at। इंटीग्रेट करो, या फिर मैंने nth ऑर्डर का बताया था, वहां पे n इज इक्वल टू 1 नहीं था, फाइनली आपका एक्सप्रेशन वही आएगा, k इज इक्वल टू 1/t, लॉग के अंदर 1/at माइनस 1/a नोट, ये आएगा आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन इवेंचुअली सेकेंड ऑर्डर के लिए। कैसे देखा, आपको पता है फॉर nth ऑर्डर, सब लोगों को याद होगा nth ऑर्डर, ध्यान रहे तो nth ऑर्डर क्या था, 1 डिवाइड बाई n माइनस 1t, 1 बाई a रेज टू पावर n माइनस 1, 1 रेज टू पावर a नॉट रेज टू पावर n माइनस 1।
ध्यान है, n की वैल्यू क्या है, अगर 2 है, इफ n इज इक्वल टू 2 तो क्या आ गया सेकेंड ऑर्डर के लिए, यहां पे n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती थी, 1 नहीं हो सकती थी। फिर रिमेंबर जनरलाइज nth ऑर्डर का निकाल चुके हैं, तो सेकेंड ऑर्डर का तो उसका स्पेशल केस है, तो ऐसे निकालने की क्या जरूरत है, उसी में पुट करो ना, टू सेव टाइम, इसी में पुट करो टू सेव टाइम। तो ये क्या हो गया 1/t, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वही तो आ जाएगा सेम। यस और नो। कोई बोले 3/2 ऑर्डर है तो n की वैल्यू 3/2 इधर ही पुट करो, पूरी राम खाली क्यों कर रहे हो इंटीग्रेट करके, जनरलाइज बता दिया। फर्स्ट ऑर्डर का लॉग वाला एक्सपोनेंशियल वाला सबको पता है, और बाकी सब ऑर्डर के लिए जनरलाइज यूज करो n की वैल्यू 1 के अलावा। यस और नो। फिर मैंने बताया था अगर इसका कोफिशिएंट a की बजाय इसका डेरिवेशन करें तो k की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, m की सब जगह, वो भी पता है आप लोगों को, है ना। पर जनरली कुछ भी नहीं बोला हो तो किसके लिए डेरिवेशन मानते हैं, वन कोफिशिएंट के हिसाब से मानते हैं, यू रिमेंबर इट, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर। अब हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या था फॉर nth ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड का क्या एक्सप्रेशन था, 2n-1 डिवाइड -1, यस और नो, n-1 के इनिशियल n-1, n की वैल्यू 2 पुट करो जरा, तो ये क्या हो गया 2^1 डिवाइड बाई के ए, तो ये क्या आ गया 1/ka आ गया। तो व्हाट इज द टी हाफ एक्सप्रेशन, 1/ka डायरेक्टली इस फॉर्मूला से आ गया। अब nth ऑर्डर का ये फॉर्मूला आपको याद है तो सेकंड ऑर्डर के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ गया आपका। और वैसे भी आप जानते हो nth ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरह डिपेंडेंसी होती है, हाफ लाइफ पीरियड और एनी लाइफ पीरियड ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन a⁻n-1। तो n की वैल्यू 2 होगी तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a होगा। बताओ t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a ही है, यहां पर k तो कांस्टेंट है। इस फॉर्मूला से आप देख सकते हो समझदार हो तो, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला हमें याद है। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई मैं तो पूरी राम कहानी लिखूंगा और फिर इसी से ही हाफ लाइफ पीरियड, कोई बात नहीं, कर लीजिए। यहां से क्या डेफिनेशन हाफ लाइफ पीरियड की, जब टाइम का मतलब हाफ लाइफ पीरियड है तो एक की कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, इनिशियल की आधी, यहां पे पुट करो के टी इधर ले आता हूं, या 1/k कर दो इधर टी की, तो टी का मतलब टी हाफ होगा 1/k, ठीक है। इसको a/2 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया a/2, पलटी मारकर ऊपर आ जाएगा, और वो क्या हो गया 1/a, तो क्या आ गया 1/ka ही आ गया फॉर्मूला इवेंचुअली। टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ गया 1/ka। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन, ये आप जानते हो पहले से। डन, दैट यू नो बिफोर हैंड। इसमें मुझे कुछ भी नया नहीं बताना था। अब मैं इसमें ट्विस्ट और टर्न्स डालूं, अच्छे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में इसको मैं कन्वर्ट करूं। इसका रेट कांस्टेंट k है और 3a गिविंग प्रोडक्ट है, और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर ये दे रखा है r = k a⁻², दैट इज गिवन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ t हाफ ऑफ रिएक्शन, तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे आ जाएगा डायरेक्टली, वैसे क्या होता 1/a - 1/a0, डायरेक्टली हम लोग जानते हैं। लेकिन कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो k इज रिप्लेस बाई, अगर कोफिशिएंट 1 होता और t हाफ का एक्सप्रेशन क्या आ जाता, कोफिशिएंट 1 होता तो 1/k, पर क्या है कोफिशिएंट इधर 3 है, तो परमवीर सर ने डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, k is replaced by 3k in half life period as well as integrated rate equation.
तो ये क्या आ गया आपका डायरेक्ट, ऐसे ही कर दो, पूरी राम कहानी करने की बजाय डायरेक्ट ऐसे ही कर दो डायरेक्टली। के इज रिप्लेस बाय एम के व्हेन एम ए गिविंग प्रोडक्ट करके इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन लेके आए तो के इज रिप्लेस बाय एम के, ये मैं आपको बता चुका हूं फंडा, ये सुनो तो डायरेक्टली इससे कर लो आप, लंबी राम कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू राइट द बिग स्टोरी। अब इसको बहुत ही लंबा करना चाहो ना तो कैसे करोगे, आर ये है 3a गिविंग प्रोडक्ट है तो आर को क्या लिखोगे 1/3 माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अच्छा जी, आप क्या करोगे डी ए बाई ए की पावर 2 इज इक्वल टू -3k एंड डी टी 0 to t a नोट टू ए टी, ये पूरी लंबी कहानी करोगे तब जाके वही मामला आएगा। कुल मिलाकर ये के की जगह 3 के इधर ही दिखाई दे रहा है, तो फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन t 50% t 75% सब में यही आएगा, सेम के की बजाय एम के हो जाएगा व्हेन ए गिविंग प्रोडक्ट की बजाय एम ए गिविंग प्रोडक्ट टाइप रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो निकालें। A प्लस B गिविंग प्रोडक्ट ये है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A ले ली, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B ले ली, प्रोडक्ट के 0 है, किसी भी टाइम t पे A माइनस एक्स और इसकी B माइनस एक्स प्रोडक्ट के लिख सकते हैं। ये तो आ गया A की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे, ये B की आ गई किसी भी टाइम पे, ये क्या है B की स्टार्टिंग में है, ये क्या है A की स्टार्टिंग में, तो A0 ATBT भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब आपको ना इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है, क्या दे रखा है डिफरेंशियल रेट लो दे रखी है आपको कुछ ऐसे, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस, आपको इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकालनी है। तो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन जो फाइनली आएगी वो आएगी b माइनस ए ln a b माइनस एक्स और b a माइनस एक्स, या फिर यहां पे a माइनस बी करो तो ln b a माइनस एक्स और a b माइनस एक्स, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। ये आपका फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए चाहो तो ध्यान भी रखो इसमें, है ना, ये आ सकती है सेकेंड ऑर्डर का, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आ भी जाती है। कैसे करेंगे वो स्टैंडर्ड तरीका है। इस चीज को मैं और कैसे भी लिख सकता हूं, ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी की किसी भी टाइम टी वाली, बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए की किसी भी टाइम टी वाली, क्या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जी हाँ, ए नोट क्या है ए, बी नोट क्या है बी, ए टी क्या है ए माइनस एक्स और बी टी क्या है बी माइनस एक्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं चाहूं तो, यस और नो, दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। याद करने का तरीका, यहां b माइनस ए है तो यहां a b माइनस एक्स और नीचे b a माइनस एक्स, यहां a माइनस बी है, माइनस बी है तो ऊपर b a माइनस एक्स और नीचे a b माइनस एक्स। तो ये जो माइनस वाला होता है उससे शुरुआत करो इधर न्यूमरेटर में, यहां माइनस a है तो a, ये माइनस b है तो b, दिस इज वे टू रिमेंबर, इतना सा ध्यान रहेगा तो आसानी से आप लोग लिख सकते हो, जस्ट टू कीप इन माइंड। अब टाइम और कॉन्सेंट्रेशन x मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी x आते ही, तो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का कोरिलेशन इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन है। डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन आपको दे रखी है, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन निकालनी है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारी इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ जाएगी। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अलग अलग यूज होगा अलग अलग केस में, तो लेट अस यूज दिस। r को क्या लिख सकते हैं 1/1, कोफिशिएंट इनका 1 है, माइनस डी ए बाई डी टी 1/1
माइनस dv बाई dt इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1। देखो भाई साहब, ये क्या है, a माइनस एक्स है, और ये क्या है, b माइनस। a और b को तो मैं x की फॉर्म में लिख सकता हूं, dA ये हो गया a माइनस एक्स और ये हो गया b माइनस एक्स। अगर आप देखो तो ये पूरी चीज को मैं dx बाई dt लिख सकता हूं, इस पूरी चीज को भी तो मैं dx बाई dt लिख सकता हूं। कैसे? d बाई dt a माइनस एक्स, तो a तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, dx बाई dt। इसी तरह b तो कांस्टेंट है तो dx बाई dt लिख सकता हूं। तो फाइनली क्या आ गया मेरा, दोनों को dx बाई dt लिख सकता हूं, तो k a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। अब मेरा इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अगर मैं सिर्फ dA बाई dt लिखता a और b तो प्रॉब्लम होती, a भी वेरिएबल b भी वेरिएबल, dA हो गया ठीक है, dt हो गया, तो a t और b तीन तीन पैरामीटर हो गए, तो दो में रेड्यूस करो किसी तरह उसको, तो x और t दो में रेड्यूस कर लिया हमने। सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को x के थ्रू कोरिलेट कर सकते हो, बस यही हम गेम खेलते हैं बहुत बार इंटीग्रेशन करते टाइम। तो ये देखो, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, dx a माइनस एक्स b माइनस एक्स और वो हो गया k dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। देखो एक चीज, 1 डिवाइड बाई a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स हो गया और ये b माइनस एक्स हो गया। क्या मैं इसको एक काम करूं, दोनों साइड, और मैथमेटिकल बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी होता है, चलो उसी से कर लेता हूं। मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे तोड़ेंगे। अब भाई इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद है नहीं, याद नहीं है आपको, और खासकर मेडिकल वाले बच्चों को तो डेफिनेटली इसका याद नहीं है, पर इसका तो याद है ना भाई, 1 a प्लस बी एक्स, ए और बी इंटी, तो ये क्या है, ln a प्लस बी एक्स डिवाइड बाई बी। ये तो फॉर्मूला आपको याद है, यस और नो? ये तो फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन इसका तो याद है नहीं, तो इसको हम ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये अलग अलग हो जाए, तो इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। मान लेते हैं इधर a है और इधर b है, ठीक है, इधर a है और इधर b है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो इधर हो जाएगा ए बी माइनस ए एक्स, उधर हो जाएगा बी ए माइनस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ए बी प्लस बी ए माइनस, ये तो आ गया, माइनस एक्स आ गया और a प्लस बी आ गया डिवाइड बाई a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करो, इसको और इसको कंपेयर करो, ये मैथमेटिक्स में बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। a और b की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो यहां पे तो सिर्फ कांस्टेंट है,
तो x वाली चीज को तो गायब होना पड़ेगा, तो इसको जीरो कर देंगे तो पूरा गायब हो जाएगा। तो a प्लस बी को तो जीरो होना पड़ेगा, और ये क्या है 1, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो ab प्लस बी ए, गलत लिख दिया, बी ए इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी, यहां से यहां पे पुट कर दो, और b इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर दो, वट एवर भी है ना, b इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या हो गया ए बी, इसको माइनस ए पुट करूंगा इज इक्वल टू 1। तो a क्या आ गया बच्चों 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए, और b क्या आ गया 1 डिवाइड बाई a माइनस बी। ये वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस b माइनस ए, ये आ गया, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस a माइनस बी, तो ये आ गया 1 a माइनस बी, ये आ गया। बस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आपने ये निकाल लिया, तो अब दिल्ली दूर नहीं है। ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू है, तो इसके जगह क्या पुट कर दोगे, ये पूरी कहानी पुट कर दोगे इधर, और इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दोगे 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, प्लस 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए की बजाय ए माइनस बी आ गया, और डी एक्स डिवाइड बाई क्या आ गया बी माइनस एक्स, इंटीग्रेट, और उधर के डी टी। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब जीरो तो x की वैल्यू भी जीरो, जब टाइम t तो x की वैल्यू भी t। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म आ गया, d a माइनस एक्स के इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे ln a माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा लो। और इंटीग्रेशन b माइनस एक्स को क्या लिखेंगे b माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस 1। जस्ट इंटीग्रेट करोगे और आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, यू विल गेट दीज एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली। तो मेरे प्यारे बच्चों व्हाट आई मीन टू से कि ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली भी ध्यान रखने हैं, क्या जब इसके इस तरह की रिएक्शन हो और ऑर्डर 1 1 हो, तो इंटीग्रेटेड रेटो इक्वेशन इस फॉर्मेट में आपकी आ जाएगी सेकेंड ऑर्डर के लिए, जब दो रिएक्टेंट हो। तो एज ए न्यूमेरिकल करोगे जैसे हमने किया है तो भी ठीक है, पर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, इसलिए ये ध्यान भी रखें, इसलिए मैंने एमएमएल करके रख दिया। ओके डन, ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर दो रिएक्टेंट हैं, ए की पावर 1 बी की पावर 1, वो सब आपके केसेस हो गए। अब इसमें अगर दो केस है बच्चों, केस फर्स्ट रिएक्टेंट ए को बी के कंपैरिजन में एक्सेस में ले लें, और केस टू अगर बी को ए के कंपैरिजन में एक्सेस में ले लें, तो इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। देखो ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, ये ए है ये बी है, t इज इक्वल टू टी पे a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये क्या है r इज इक्वल टू k a की पावर 1 और b की पावर 1। देखो जरा, इफ a एक्सेस में है, यानी कि a बहुत ज्यादा है b से स्टार्टिंग में, तो a एक्सेस में इंप्लाइज a ग्रेटर देन b, तो क्या केस हो जाएगा a एक्सेस में है, तो ये तो क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज कांस्टेंट,
तो r क्या हो जाएगा k, ये भी एक कांस्टेंट हो गया तो उसको k डैश बोल देता हूं, p की पावर 1। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका k डैश इज इक्वल टू 1/t ln, इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम t पे, इंटीग्रेट करके कोई भी बच्चा सोच सकता है। अगर हम a को एक्सेस में लिया b, यहां पर देखो a को b के साथ में भोजदा लिया, a भोजदा है तो a माइनस बी को हम अप्रोक्सीमेटली a लिख सकते हैं, a माइनस एक्स को भी हम अप्रोक्सीमेटली a लिख सकते हैं, इंप्लाइंग दिस। यहां पे यूज करो, a माइनस बी को क्या लिख देंगे हम, यहां पर a लिख देंगे, और a माइनस एक्स को भी क्या लिख देंगे हम, a लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा इधर, kt इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a ln b, a डिवाइड बाई a माइनस बी एक्स, बी माइनस ए के साथ खेलने चला गया तो क्या बचा, b डिवाइड बाई बी माइनस एक्स, और ये k मल्टीप्लाइड बाई a को क्या लिख सकते हैं हम, k डैश लिख सकते हैं। वही तो लिखा हमने, k मल्टीप्लाइड बाई a की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ही k डैश लिखा। तो सेम यही आ गया ना, यही आ गया सेम थिंग। तो क्या हो गया, k मल्टीप्लाइड बाई a यानी कि k डैश इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, 1/t ln b डिवाइड बाई b माइनस एक्स, इसमें रेड्यूस हो गया। इसको स्यूडो रेट कांस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्यूडो रेट कांस्टेंट। और रिएक्शन कौन सी हो गई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी 2 और ग्रेटर देन 2 हो, मोलिकुलरिटी 2 हो गई, एलिमेंट्री है तो भी, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इट बिकम फर्स्ट ऑर्डर। तो स्पेसिफिक कंडीशन पे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, और वैसे ऑर्डर क्या था 2। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, k डैश हो गया आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट हो गया। b ग्रेटर देन a की अगर हम बात करें तो देखो, इफ b इज इन एक्सेस तो मतलब b बहुत ज्यादा है a से, b बहुत ज्यादा है a से, तो b माइनस a को b लिख सकते हैं और b माइनस एक्स को भी b लिख सकते हैं हम, जरूरत पड़ी तो। इसका इस्तेमाल करो या उसका, किसी का भी करो। जब b एक्सेस में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, b, और b माइनस एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, b। तो ये क्या आ जाएगा, kt इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई b ln a गुणा में b डिवाइड बाई b a माइनस एक्स। b के साथ खेलने चला गया तो सिंप्लीफाइड क्या आ गया बच्चों, सिंप्लीफाइड ये आ गया, k गुणा में b इज t, उधर ले जाओ चाहे, इसको k डबल डैश बोल देते हैं। तो k गुणा में b यहां पे कांस्टेंट आया और सिंपल फर्स्ट ऑर्डर की तरह ये इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन बन गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर वाली इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन है बिल्कुल, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, इस बार b एक्सेस में है तो यहां पे b ले लो, यहां पर a ले लो। ये क्या हो गया, b एक्सेस में है तो कंसंट्रेशन ऑफ b इज कांस्टेंट, हेंस इसको क्या बोलूंगा, इस पूरी चीज को k डबल डैश बोल दो और a की पावर 1। क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t ln a की इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पे, k डबल डैश है क्या आपका, k डबल डैश है क्या, इसी को ही तो बोला है k डबल डैश, k मल्टीप्लाइड बाय b की वही इनिशियल कंसंट्रेशन है तो ये b हो गई। स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन थ्रू आउट है क्योंकि b तो एक्सेस में है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, जो इनिशियल है वही रहेगी। तो k मल्टीप्लाइड बाय b ही k डबल डैश बोला है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप इसको, सिंपल ये आ गया तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन तो आपको पता ही है, इंटीग्रेट करते ही आ जाएगा, इस फॉर्मेट से भी यही आ जाएगा। तो क्या आया आपका, k डबल डैश इज इक्वल टू 1/t ln a डिवाइड बाई a माइनस एक्स,
और ये क्या आ गया, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन जिसकी एक्सेस में कांस्टेंट, स्यूडो रेट कांस्टेंट। ये क्या है, स्यूडो रेट कांस्टेंट है, और ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इन दोनों केस में कौन सी हो गई ये रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो गई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। डन। केस 3 ले लेते हैं हम लोग। तो इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब इसको ध्यान रखना बहुत आसान है, ये केस डिपेंडेंट सिचुएशन हो सकती है। केस 3 लास्ट केस, इफ ए और बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लें, बराबर ले लें, ए नोट और बी नोट बराबर ले लें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखो कोई भी एक्सेस में नहीं है, इस बार कोई भी एक्सेस में नहीं है, और ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर ले ली तो कोई एक्सेस में वैसे ही नहीं हो सकता। तो R इज इक्वल टू के, क्या बोला है, ए की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये भी क्या हो गया, ए ही है, बी की कॉन्सेंट्रेशन भी इनिशियली मान लो बराबर है तो ये होगी इनिशियली, है ना, ए इज इक्वल टू बी। तो बाद में क्या हो गया, ए और बी दोनों क्या हो गए, ए माइनस एक्स हो गए, दोनों ही बराबर है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, या फिर आर इज इक्वल टू के बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, या फिर माइनस डी बी बाई डी टी, कोफिशिएंट तो 1 ही है तो ये 1/1 रहेगा ना, 1/1 रहेगा, के बी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट करोगे तो सबको पता है क्या आएगा, के टी इज इक्वल टू, टी को इधर ले आओ, क्या है 1/a माइनस 1/a नॉट, ये आ जाएगा ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t, सबको डायरेक्टली ध्यान ही है, 1/b माइनस 1/b नॉट। अरे a इज इक्वल टू b एंड a नॉट इज इक्वल टू b नॉट, तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या है, सेम ही है ये दोनों इक्वेशन। तो ये तो हमें पता ही है, जब r इज इक्वल टू के स्क्वायर तो डायरेक्ट आया ये इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन। तो ये सारा मैथमेटिकल गेम है। स्पेशल केसेस a इज इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हो। जस्ट डिफरेंशियल रेट लो लिखो, इंटीग्रेट करो, आपको इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ जाएगी। ये वाला जो a प्लस बी लास्ट देखा था, ये जो एक्सप्रेशन हमने इधर लिखे थे a माइनस बी और ऊपर b a माइनस एक्स और a b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, इसको आप ध्यान भी रखें फॉर द रिएक्शन a प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट वेयर r इज इक्वल टू a की पावर k, a की पावर 1 एंड b की पावर 1, दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको आप डायरेक्टली ध्यान भी रखें। जब a और b किसी एक को एक्सेस में ले लें तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होती है जिसकी मोलिकुलरिटी 2 और ग्रेटर देन 2 हो। लेकिन किसी रिएक्टेंट को या रिएक्टेंट्स को एक्सेस में ले लें तो उसका ऑर्डर स्पेसिफिक कंडीशन पे 1 हो जाए, फर्स्ट हो जाए, तो उस रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, और कांस्टेंट को स्यूडो रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट को स्यूडो रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ऑन डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड एंड ऑल। जस्ट रिकैपिंग ऑल व्हाटएवर वी हैव डिस्कस, हमने बात की इंटीग्रेटेड रेट लो के क्वेश्चन, टाइम और कंसंट्रेशन का कोरिलेशन दे रखा हो तो इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं उसको, राइट। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो
फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की पुट करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, बार बार सेम निकल रही है तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं तो जीरो ऑर्डर ट्राई करो, नहीं तो सेकंड ऑर्डर ट्राई करो। उससे ज्यादा ट्राई करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए न्यूमेरिकल में, अगर इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन का क्वेश्चन है, जैसा कि आईडीजे 2010 ने पूछा था। एक और ग्राफिकल मेथड भी होता है, जैसे हमने ग्राफ बनाए उस तरह के बहुत सारे ग्राफ पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि किसी का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है, तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। बताओ KT इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/a नॉट। तो ये 1/a क्या है ब्रदर? 1/a नॉट प्लस KT। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये y और ये x, तो y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। ये तो पॉजिटिव हो गया स्लोप, और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो गया। स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी है? k है, और ये कितना हो गया? 0,1/a नॉट। तो ये सेकंड ऑर्डर का है। इस तरह आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का या 1/रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, मुझे बताओ A वर्सेस T का ग्राफ ऐसा किस में आया था? मुझे बताओ A वर्सेस T का ग्राफ ऐसा किस में आया था? ध्यान है, A इज इक्वल टू A नॉट e की पावर माइनस KT। A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। ये जीरो ऑर्डर में था, इफ यू रिमेंबर। ये क्या था? फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ था A वर्सेस T। ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है। इसमें हाफ लाइफ पीरियड का क्या एक्सप्रेशन था? 0.693 डिवाइड बाई K। A तो आ ही नहीं रहा था, इसका हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या था? A बाई 2K। और इसका हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या था? 1/KA। ध्यान हो तो आपको ना। अगर ये तो ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर हो गया। मैं nth ऑर्डर की बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? n-1k, यहां पर n-1, यहां पे n-1, तो ये n-1, n-1 और इधर n-1k आ जाएगा। तो अगर मैं y एक्सिस पे जनरलाइज, यहां पे n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, इस फॉर्मूला में सबको पता है, यस और नो। तो 1n-1 वर्सेस t का अगर ग्राफ कोई दे दे तो देखो पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप और नेगेटिव स्लोप। ये 0,1/a नॉट n-1, ये आपका c आ गया y इंटरसेप्ट। m स्लोप पॉजिटिव ही हो सकता है, जब n ग्रेटर देन 1 होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, n ग्रेटर देन 1 में स्लोप पॉजिटिव होगा। tan थीटा क्या है इधर? n-1k है, अगर आप देखो तो ना। n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ग्राफ वैलिड ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ग्राफ इक्वेशन ही नहीं है। n लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो n लेस देन 1 है तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर 2 था तो n ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया, जनरलाइज ये हो गया फॉर nth ऑर्डर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? nth ऑर्डर बट n इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा। ये बोलता है ग्राफिकल मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। एक मेथड को हम ग्राफिकल मेथड ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, कि भाई इस तरह का ग्राफ है तो बोलेंगे सेकंड ऑर्डर, इस तरह का ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, nth ऑर्डर है, डिपेंड करता है कैसा है, यस और नो, n की वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कोई ग्राफिकल रिलेशन भी दे दिया जाए
या हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का भी ग्राफिकल रिलेशन दे दिया जाए, तो पर्टिकुलर ग्राफ पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए बनता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उस ग्राफिकल इंटरप्रेट ग्राफ है उसका इंटरप्रिटेशन लेकर हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन। और ये ग्राफ बना होगा एक्सपेरिमेंटली बना होगा, T1 टाइम पे AT1 कॉन्सेंट्रेशन मेजर किए होंगे, T2 पे AT2 T3 से, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बनाकर पूरा ग्राफ बनाया होगा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डेटा से। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व डेटा से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ से हम ऑर्डर बता पा रहे हैं कि इस तरह का ग्राफ तो वो ऑर्डर, इस तरह का ग्राफ तो ये ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की लीनियरली डिक्रीज हो रही है तो जीरो ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर, लाइक दिस। मैं आपसे एक चीज और पूछूं, आप लोग जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में 100% कंप्लीट हो जाती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक A/K टाइम 100% कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम पे 100% कंप्लीट हो जाती है? इनफाइनाइट टाइम में, बिकॉज इट इज थ्योरेटिकली अनएंडिंग रिएक्शन। मैं बोलूं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, तो यहां पर ये पुट करोगे सेकेंड ऑर्डर में ये हो जाएगा, यस और नो। तो ए को जीरो पुट करोगे तो 1/A इंफिनिटी हो जाएगा। यहां पर भी T 100% कितना होगा? इनफाइनाइट टाइम होगा। थर्ड ऑर्डर के लिए बोलूंगी तो इनफाइनाइट टाइम होगा। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, इधर ये आ जाएगा इधर, यस और नो। तो 1/A, ए को जीरो पुट करो तो ये 1/0 मतलब इंफिनिटी, तो टी की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। व्हाट आई मीन टू से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, A/K टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, यानी कि दीज आर थ्योरेटिकली अनएंडिंग रिएक्शंस, थ्योरेटिकली अनएंडिंग रिएक्शंस। इस तरह बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों। इवेंचुअली वी हैव टू स्टॉप समवेयर, तो लेट अस स्टॉप हियर डिस्कशन। ये ग्राफिकल मेथड ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेशन था कि पर्टिकुलर ग्राफ एक खास ऑर्डर को बताता है, तो जिस तरह का एक्सपेरिमेंट और डेटा से ग्राफ, उस हिसाब से हम ऑर्डर बतला देंगे। दोस्तों यहीं पे हम लोग विराम चिन्ह लगाते हैं। वेल, दिस इज द टाइम टू स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक द चैप्टर वेरी स्ट्रॉन्ग। Thank you very much. Once again, Jai Hind, Jai Bharat.